हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम चल रहा है, उनकी सीरीज़ का जो पार्ट 8 है उसको आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले बता दूं, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द नर्स इज रिव्यूइंग मॉर्निंग लैब्स फॉर अ क्लाइंट, यानी कि लैब रिपोर्ट जो है जो आती हैं वो देख रही है जो नाइट में भेजी गई थी। विच लैब वैल्यू रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन बाय द नर्स, इसमें से कौन सी लैब वैल्यू से इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, यानी कि अभी की अभी क्या बोलते हैं एक्शन लेने की ज़रूरत है। कैल्शियम का लेवल दिया हुआ 9.8 mg/dl, सोडियम का दिया हुआ 137 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड का दिया हुआ 104 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर पोटेशियम 3.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यानी कि आपको सीधा सीधा एबनॉर्मल जो वैल्यू है वो देखनी है। अब देखो, लैब वैल्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, उनका हमें आइडिया होना चाहिए। एक एक करके बात करते हैं। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम इसका क्या रहता है लेवल, 9.5 से 10.5 या 9 से 10.5 ऐसा कुछ इसका रहता है, ठीक है। इसके बाद में सोडियम का सबको पता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। क्लोराइड जो है इसका कितना आता है, इसका आता है 95 से 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और पोटेशियम का कितना आता है, पोटेशियम का आता है 3.5 से 4.5, ठीक है। इस तरीके से रहता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो एबनॉर्मल है उसको आपको टिक करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, डी। इमीडिएट इंटरवेंशन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। आंसर क्या चला गया आपका, डी। 3.12 इस तरीके से यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। शायद इसमें ना वैल्यू 3.5 से 5 तक जाएगी, अलग अलग दिया होता है, कुछ जगह 4.8 भी दिया होता है, 4.9 भी ना, तो 5 तक यहाँ पे चला जाएगा। नॉर्मल पोटेशियम रेंजेस फ्रॉम 3. हाँ ये लिखा हुआ ना, 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाइपोकेलीमिया कैन मैनिफेस्ट विद वीक पेरिफेरल पल्सेस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, लेथार्जी, कंफ्यूजन एंड कोमा। ये पहले अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। ईकेजी चेंजेस में क्या आएगा, हाइपोकैलेमिया की एसटी डिप्रेशन एंड टी वेव चेंजेस। सीवियर हाइपोकैलेमिया यानी कि 2.5 से भी जब कम चला जाता है तो कॉन कॉज डेथ विदाउट एमरजेंट ट्रीटमेंट। दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड बी नोटिफाइड फॉर द ऑर्डर्स। तो वो आप देख लेंगे वो डॉक्टर क्या स्टार्ट करते हैं, चाहे तो वो सिरप स्टार्ट करेंगे पोर्टक्लोर या फिर KCL का अगर इन्फ्यूजन करते हैं इससे कम वैल्यू के अंदर तो वो देख लेंगे, है ना। तो जो भी वो ट्रीटमेंट बताते हैं वो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल सोडियम लेवल इन ब्लड कितना होता है, 135 से 145 होता है। नॉर्मल कैल्शियम कितना आ गया, 8.5 से 10 आ गया, कुछ जगह 9 से 10.5 दिया हुआ है, अलग अलग है इसका लेवल। क्लोराइड का लेवल कितना है, 96 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन करवाने का पर्पस इतना सा था कि आपको लैब वैल्यूज भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्स इज परफॉर्मिंग द GCS स्केल ऑन अ क्लाइंट। द असेसमेंट इज एज फॉलोज: आई ओपनिंग टू पेन, मोटर रिस्पॉन्स, लोकलाइजेस पेन, वर्बल रिस्पॉन्स, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। द नर्स इंटरप्रेट विच स्कोर इज करेक्ट फॉर दिस क्लाइंट, 9, 10, 11, 12। तो GCS जो स्केल है उसके अंदर यहाँ पे कौन सा क्या बोलते हैं नंबर आएगा। GCS का आपको पता है 3 से लेकर 15 तक स्कोरिंग होती है, और ये एक क्लाइंट के अंदर उसके सेंसोरियम को या फिर उसके क्या बोलते हैं कोमा को चेक करने का तरीका एक रहता है कि कितना क्लाइंट होश में है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर 3 आते हैं, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, किस तरीके से याद कर सकते हैं। I का कितना जाएगा, 4 जाएगा, V का कितना जाएगा, वर्बल रिस्पॉन्स का 5, और M का कितना जाएगा, 6। इस तरीके से ये स्कोर रहता है। तो 4 और 6 10 और 1 5 15, इस तरीके से मैक्सिमम स्कोर जाता है। मिनिमम स्कोर कितना रह सकता है, E1 V1 M1, 0 नहीं होता इसके अंदर स्कोर, तो इसलिए इसका मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15। एक डेड जो बॉडी होती है उसका भी 3 रहेगा स्कोर, और जो एक सीवियर कोमा में है उसका भी 3 रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे रहता है, आपको चेक करना है। तो देखो आई ओपनिंग की हम बात करें, आई ओपनिंग में क्या रहता है, अगर बिल्कुल नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो 1, पेन पे कर रहा है तो 2, बोलने से कर रहा है आंख ओपन तो 3, और स्पॉन्टेनियस कर रहा है तो 4। तो यहाँ पे पेन से कर रहा है ना, आई ओपनिंग टू पेन, तो ये तो नंबर चला जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद में मोटर रिस्पॉन्स, यहाँ पे पहले मोटर का दे रखा है तो वो बात कर लेते हैं। मोटर में M में क्या चला जाएगा, लोकलाइजेस टू पेन। अब देखो अपने आप से मूव करे स्पॉन्टेनियस तो 6 आ जाएगा। लोकलाइजेस टू पेन का मतलब क्या है कि आपने मान लो एक चेस्ट पे पेन दिया तो अपने हाथ को चेस्ट तक लेके जा रहा है, लोकल तक लेके जा रहा है जहाँ पे पेन दिया गया, तो वो आ जाएगा 5 स्कोर, इसको बोलते हैं M5। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5, लोकलाइजेस टू पेन। अगर विड्रॉज फ्रॉम पेन आता तो उसका आंसर 4 चला जाता, ठीक है।
फिर उसके बाद में आता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन आता है, एक्सटेंशन आता है और फिर नो रिस्पॉन्स ऐसे करके आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 5 चला जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे होचपोच हो गया, वैसे इसका आंसर देखते हैं 10 आएगा। आगे आपको दिखा देता हूँ मैं, इसका आंसर 10 आएगा। अब हमारी बात रह गई वर्ड्स वाली, क्यों, यानी कि वी की। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छे से मैंने बना रखा है, इसको देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या बोल रखा है, आई ओपनिंग का मैंने आपको बताया, स्पॉन्टेनियसली यानी कि अपने आप से कर रहा है तो 4 आ गया, स्पीच से कर रहा है, बोलने से बोल रहा है कि आँख खोलो जी, तो आँख खोल रहा है अपनी। पेन पे 2 दे रहे हैं और नो रिस्पॉन्स पे 1 दे रहे हैं। वर्बल का एक बार रुको, मोटर का पहले आपको बता देता हूँ। अगर आपकी कमांड मान रहा है, अपने आप से हाथ वगैरह हिला रहा है बिना कुछ कहे, उसको बोले कि आँख खोल के दिखाओ, जीभ दिखाओ, तो 6 स्कोर आ जाएगा, M6 जिसको बोला जाता है। मूव्स टू लोकलाइज्ड पेन, तो यानी कि जैसे आपको बताया जहाँ पे पेन दिया वहाँ चला गया 5। फ्लेक्शन विड्रॉल, यहाँ पे विड्रॉल ज़्यादा जरूरी है, फ्लेक्शन वर्ड से विड्रॉल फ्रॉम पेन, तो 4 आ गया इसका। एबनॉर्मल फ्लेक्शन यानी कि डीकॉर्टिकेट, ये बता रखी है लास्ट पिछली वीडियो में, 3 आ गया। एबनॉर्मल एक्सटेंशन डीसेलिब्रेट, तो यहाँ पे 2 आ गया। नो रिस्पॉन्स तो 1 आ गया। वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, आपने उससे पूछा कहाँ पे हो, वो बोलेगा हॉस्पिटल में। बोले क्या हो रहा है टाइम अभी, तो बोलेगा दिन हो रहा है अभी। और उससे पूछें आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम बता रहा है, तो ये हो गया बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, तो ये 5 आ गया। इसका बेस्ट स्कोरिंग क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। थोड़ा जूम कर देते हैं, 5 हो जाती है। अगर वो कंफ्यूज है, उसको नहीं बता पा रहा कि कहाँ है कैसे है, तो वो 4 आ जाएगा। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था, तो वर्ड्स अगर सिर्फ बोल रहा है जिनका कोई वो मीनिंग नहीं है या वो आपस में जुड़ते नहीं है सेंटेंस की तरह, तो ये 3 आ जाएगा। सिर्फ साउंड्स दे रहा है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स दे रहा है, यानी कि सिर्फ आवाज़ निकाल रहा है, वाउल साउंड दे रहा है, वो इस तरीके से बात कर रहा है, तो 2 आ जाएगा। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है तो वो 1 आ जाएगा। इस तरीके से जो है GCS को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब ये देख लो, स्कोर अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगा दिया है। आई रिस्पॉन्स में आपने क्या पढ़ा था, पेन आ गया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, +2। वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स आ गया था, अभी बताया आपको, तो यह +3 हो गया, क्योंकि ओरिएंटेड नहीं है, कंफ्यूज्ड भी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा, इनअप्रोप्रिएट वर्ड साफ साफ लिखा हुआ है। मोटर रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, वो बोल रहा है लोकलाइजेस टू पेन, तो यह कितना हो गया, +5 हो गया। 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट सीधे सीधे यहाँ पर बन गए। और ये क्या बन गया, E2 V3 M5, ये यहाँ पर आपका आंसर चला गया। इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वहाँ पे कैलकुलेट करने बैठोगे, अगर आपने नहीं किया कैलकुलेट पहले, तो टाइम भी खराब होगा, आंसर भी गलत आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अगला क्वेश्चन देखो, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद ब्रेडन स्कोर ऑफ 13, वट डज द नर्स इंटरप्रेट दिस क्लाइंट्स रिस्क ऑफ स्किन ब्रेकडाउन। अब ब्रेडन स्कोर क्या है, ये स्किन के ब्रेकडाउन के रिस्क को डिफाइन करता है, यानी कि इसको बेड सोर से या स्किन की जो इंटेग्रिटी होती है वो टूटने से रिलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका स्कोरिंग कितना होता है, 6 से 23 के बीच में इसका स्कोरिंग आता है। अब ये पूछ रहे हैं कि कितने पे है, हाई रिस्क, माइल्ड रिस्क, सीवियर रिस्क या मॉडरेट रिस्क। स्कोर कोई भी हो ना, उसके अंदर 3-4 चीज़ें याद रखनी है, वो क्या असेस करता है, कितना उसका मिनिमम और मैक्सिमम है, और उसके जो जितना स्कोर आया है उस हिसाब से क्या उसमें रिस्क रहता है। अब जैसे GCS के अंदर अपन ने उसकी बात नहीं करी, अब देखो अगर आप मानो कि 8 से नीचे नीचे स्कोर है ना, तो वो क्लाइंट कोमा के अंदर है। ठीक है, 15 तो बेस्ट स्कोर है ही, इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहता है, 8 से नीचे का स्कोर है वो पुअर GCS उसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमें रिस्क की बात करनी है। अब देखो, अगर आपको ब्रेडन स्कोर का पहले नहीं पता तो अभी बता देता हूँ। यहाँ पे आंसर इसका मॉडरेट रिस्क आ जाएगा। क्यों आ जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग बुक्स में देखो अलग अलग दिया हुआ है, वो मैंने देख लिया। 15 से 16 इसको ये माइल्ड बोल रहे हैं, 12 से 14 को ये मॉडरेट बोल रहे हैं, और 11 से नीचे के स्कोर को ये सीवियर रिस्क में ले रहे हैं। ठीक है, अब स्कोरिंग देख लेते हैं कैसे की जाती है। इसके अंदर क्या है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर के हिसाब से कुछ कुछ नंबर दिए जाते हैं। जैसे एप्गर स्कोर आपने देखा होगा, उसमें अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन, इस तरीके से 5 पैरामीटर थे, और उनके हिसाब से बच्चा जैसे परफॉर्म कर रहा है या जैसे शो कर रहा है उस हिसाब से क्या बोलते हैं स्कोर वहाँ पे किया जाता है। अब ब्रेडन स्कोर के अंदर सेंसरी परसेप्शन, इसके अंदर क्या है, अगर मान लो कंप्लीटली लिमिटेड है, उसको सेंसेस ही नहीं है कि उसका हाथ लटक रहा है या हाथ दबा हुआ है, पीठ में सुन्न है, तो अगर उसको नहीं पता लगेगा तो सीधी सी बात है वो मूव नहीं करेगा वहाँ पे, चाहे गीला हो रहा है, चाहे गर्म लग रहा है, चाहे ठंडा लग रहा है, तो फिर क्या होगा, स्किन ब्रेकडाउन होनी है। वेरी लिमिटेड, स्लाइटली लिमिटेड या नो इम्पेयरमेंट। नो इम्पेयरमेंट है तो नंबर मिल जाएंगे 4। पहली बात, मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे, और अगर इम्पेयरमेंट पूरी है तो कितना नंबर मिलेगा, 1। ठीक है, गिनते हुए चलना। मॉइस्चर का क्या है, अब मॉइस्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेड सोर होने में या फिर स्किन का ब्रेकडाउन होने में। अगर कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट है तो स्कोर कम मिलेगा ना, क्योंकि स्किन ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा हैं। जितना कम स्कोर है उतने ही स्किन ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा हैं। वेरी मॉइस्ट है यानी कि उससे कुछ ज़्यादा, ओकेजनली मॉइस्ट, कभी कभी मॉइस्ट है, रेयरली मॉइस्ट यानी कि सिर्फ जब पसीना कभी आ रहा है तो हो रही है, वरना नहीं हो रही। तो मैक्सिमम कितना बन गया यहाँ पर, 4 बन गया। इसको इरेज कर देता हूँ, 4 बन गया। एक्टिविटी,
एक्टिविटी में क्या है, बेड बाउंड है यानी कि बेड रिडन पेशेंट है तो बिल्कुल मूव नहीं करेगा, तो उसके बेड सोर के चांसेस ज़्यादा है। चेयर पे है तो थोड़ा सा अच्छा स्कोर हो जाएगा, कभी कभी चल लेता है तो थोड़ा सा और अच्छा, लगातार चलता है, फ्रीक्वेंटली वॉक्स, M6 पेशेंट है, बढ़िया चल रहा है तो उसमें मैक्सिमम स्कोर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 थी 12 तो यहाँ पर हो गया और मिनिमम अभी 3 चल रहा है ना। मोबिलिटी, कोई लिमिटेशन नहीं है मोबिलिटी के अंदर, स्लाइटली लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड है, कंप्लीटली इमोबाइल है। कंप्लीटली इमोबाइल तो 1 आ जाएगा। न्यूट्रिशन के हिसाब से बहुत पुअर न्यूट्रिशन है तो 1 हो गया। इनएडिक्वेट है लगभग तो 2 हो जाएगा। एडिक्वेट मतलब लगभग इनफ है तो 3 आ जाएगा। एक्सीलेंट मतलब सबसे बेस्ट है तो 4 आ जाएगा। न्यूट्रिशन का भी तो बहुत बड़ा रोल है ना हीलिंग में और इन सब में, तो वहाँ आ जाएगा। फ्रिक्शन एंड शीयर, प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पे, पोटेंशियल प्रॉब्लम, नो अपेरेंट प्रॉब्लम। अगर फ्रिक्शन और शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रिक्शन का मतलब होता है कि घर्षण वगैरह, तो अगर वैसा कुछ हो रहा है तब क्या बोलते हैं प्रॉब्लम है तो 1 आ जाएगा स्कोर, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। अब देखो पैरामीटर्स कितने हैं, इस सारे को मैं इरेज कर रहा हूँ। पैरामीटर्स हमने देखे 6 पैरामीटर हैं और हर पैरामीटर के लिए जो मिनिमम स्कोर है वो कितना है 1, तो 1 × 6 कितना हो गया, सीधा सीधा 6, 1 2 3 4 5 6, सीधा नंबर मिनिमम कितना मिला 6, जैसे कि आपको बताया मिनिमम 6। मैक्सिमम देखते हैं 4 4 4 4 4, 5 × 4 20, 20 आ गया। एक यहाँ पे फ्रिक्शन और शेयर के मिल रहे हैं 3 नंबर, तो 20 + 3 23, तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया 23, मिनिमम स्कोर इज 6 एंड मैक्सिमम इज 23। इस तरीके से ये ब्रेडन स्केल ऑफ स्किन असेसमेंट है, बहुत ईजी है। 3-4 चीज़ें याद रखनी, पैरामीटर वगैरह कोई नहीं पूछता, मिनिमम मैक्सिमम और किस लिए यूज़ किया जाता है, और साथ में ये नंबरिंग 15 से 16 मॉडरेट, माइल्ड 12 से 14 और ये सीवियर यानी कि लेस देन 11, इस तरीके से रहता है। अब बेड सोर की बात कर लेते हैं, स्केल्स की बात ही जब कर रहे हैं तो किया हुआ है शायद पहले भी। नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ सेक्रल वुंड, द वुंड इज फुल थिकनेस वुंड है, 4 से 6 सेंटीमीटर का है, यानी कि इधर से 4 सेंटीमीटर इधर से 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से कुछ वुंड बना हुआ है। आगे विद इरेगुलर बॉर्डर्स इसमें क्या है, अजीब सी हैं, इरेगुलर है, एंड इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ ब्लैक कोलेजन, यानी कि उसके ऊपर ब्लैक कोलेजन बनी हुई है, ब्लैक कलर की यहाँ पर जो लेयर है वो डली हुई है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये वुंड ऐसा दिख रहा है। आगे देखते हैं, विच इज दिस वुंड स्टेज 1 2 3 या फिर अनस्टेजेबल। तो यहाँ पे बेड सोर की जो ग्रेड होते हैं आपको पता है 1 to लेके 4 तक होते हैं, तो उसी में से यहाँ पे आपको पूछा गया है। फुल थिकनेस दे रखा है और ब्लैक कोलेजन दे रखा है। अब ब्लैक कोलेजन दे रखा है ना सीधा सीधा, तो आंसर सीधा सीधा अनस्टेजेबल चला जाएगा, क्योंकि आप उसको देख ही नहीं सकते अंदर तक कितना है, वो उसको ऐसे ही नहीं कर पाएंगे आप। अनस्टेजेबल यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, क्या आंसर बन गया, अनस्टेजेबल बेड सोर। फोटो देख लो फटाफट, आपने वैसे तो काफ़ी बार ये देखा हुआ है। फर्स्ट स्टेज देख लो, फर्स्ट स्टेज में कुछ भी नहीं है, इतना सा है। फर्स्ट स्टेज इज रेडनेस अराउंड द एरिया जो है उसके अराउंड रेडनेस आपको दिखाई देगी, ये रेडनेस दिखाई दे रही है। स्टेज शुड बी ए बिग हेड्स अप एंड कन्विंस यू टू स्टार्ट रिपोजिशनिंग योर पेशेंट इमीडिएटली। अगर रेडनेस वहाँ पे बन रही है कहीं पे भी, तो एक तरीके से आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि अब बेड सोर बनने को तैयार है, तो आप अगर अभी इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो आगे से आगे गड़बड़ बढ़ने वाली है। सेकंड स्टेज के अंदर क्या है, सेकंड स्टेज जब होती है जबकि स्किन जो है ब्रोकन हो चुकी है, ग्रेड 2 हो गया। अब इसका क्या है, या तो अब्रेशन बन गया वहाँ पे या फिर ब्लिस्टर बन गया। ब्लिस्टर क्या है, फ्लूइड फिल हो जाएगा और वो थोड़ा सा स्किन से बाहर उठ के ऐसे आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक फफोला सा या जिसको आप बोल सकते हैं वैसा सा कुछ हो जाएगा। एट दिस स्टेज यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट यूजिंग बैरियर क्रीम इफ यू हैवंट ऑलरेडी। इफ यू रिपोजिशन योर पेशेंट ऑफन देन दिस स्टेज शुड नॉट बी अ फैक्टर। अगर आपने पूछना अच्छे से करवाई हो तो ये बनेगी नहीं, अगर बन रही है तो फिर आपको अब जो आप क्या बोलते हैं मैपिलेक्स वगैरह लगाते हैं या स्किन के ऊपर जो भी चीज़ें यूज़ करने के लिए बेड सोर प्रिवेंशन है उनको अच्छे से यूज़ करने का अब टाइम आ गया। अब अकेला रिपोजिशनिंग से काम नहीं चलने वाला है। थर्ड स्टेज क्या है, सारी स्किन की लेयर जो है ब्रेक हो चुकी हैं, रिजल्टिंग इन अ वेरी ऑब्वियस होल। अब ये देखो यहाँ पे तीसरी स्टेज तक भी एपिडर्मिस डर्मिस तक नीचे तक पहुँच गया ये। दिस इज स्पेशली डिफिकल्ट टू हील बिकॉज देर इज यूजुअली मोर टू द सोर ऑन द इनसाइड दैट इजंट विजिबल। यानी कि अब देखो ऊपर से तो सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से कितना खाली है, इतना खाली है। दिस स्टेज में रिक्वायर एक्स्ट्रा मेडिकल अटेम्प्ट सच एज सर्जरी, यहाँ पे डिब्राइडमेंट वगैरह करना पड़ जाता है टू हील प्रॉपरली। फोर्थ स्टेज क्या आ गई है, अब फोर्थ स्टेज देखो पूरी अंदर तक पेनिट्रेट कर चुकी है, बोन टेंडन लिगामेंट सब इसमें खत्म होने शुरू हो जाते हैं। एक्सट्रीमली सिवियर एंड इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली हील विदाउट ड्रास्टिक मेजर्स। यानी कि पूरा एरिया ही हटाना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तब जाके कुछ बनता है। पूरा सेप्सिस वगैरह पूरा पेशेंट के अच्छे से जो है खराबी करने का ये काम करती है। एट दिस स्टेज मसल टेंडेंट्स एंड इन सम केसेस इवन बोन इज विजिबल। तो इस तरीके से चीज़ें जो है खराब होती हैं। ठीक है,
बेडसोर का बताया। अब ये देख लो, फुल थिकनेस वुंड कवर्ड विद अ ब्लैक कोलेजन नोन एज एस्कार, जिसको एस्कार बोल दिया, इज अनस्टेजेबल। वुंड्स कवर्ड इन एस्कार और स्लू कैन नॉट बी स्टेज बिकॉज द फुल डेप्थ ऑफ द वुंड इज नॉट विजिबल। इनको स्टेज नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज बीन डायग्नोस्ड विद पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहां पर हुई है। फॉलोइंग इफेक्टिव सीपीआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन विच इज द नेक्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। एक पेशेंट था, उसको पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई, यानी कि जो उसका हार्ट था उसने पल्स जनरेट करना बंद कर दिया। तो उस दौरान क्या मेजरमेंट रहता है, इसका ट्रीटमेंट क्या, सीधा सीपीआर ही देना पड़ेगा आपको। इसमें डिफिब्रिलेटर वगैरह कुछ नहीं करते, सीपीआर देना पड़ता है, एपिनेफ्रिन देना पड़ता है। तो इसके बाद आपने ये सब कर दिया, सक्सेसफुल हो गया सीपीआर, इफेक्टिव लिखा हो ना यहाँ पे, फॉलोइंग इफेक्टिव सीपीआर। इफेक्टिव सीपीआर के बाद में अब आगे क्या करना है, विच इज द नेक्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। चेक फॉर अ पल्स, insert a urinary catheter, prepare to shock the client, administer a bolus of sodium bicarbonate। ठीक है, शॉक नहीं देंगे, जैसे आपको बताया इसमें शॉक की कोई जरूरत नहीं है, यूरिनरी कैथेटर की कोई जरूरत नहीं है। अब नाम में लिखा हुआ यार पल्सलेस था, तो अब आपने जब सीपीआर दे दिया तो इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए क्या करेंगे कि पल्स रिटर्न हुई या नहीं, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा चेक फॉर अ पल्स। तो इसका सिंपल आंसर क्या बन जाएगा, चेक फॉर अ पल्स। डोंट वरी, सारी चीज़ बता रहा हूँ अभी क्या क्या चीज़ है, पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं क्या है। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है, अब देखो, इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्डियक अरेस्ट वेयर द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डज नॉट प्रोड्यूस अ पल्स, नाम में ही लिखा हुआ है, सिंपल। एक्सप्लेनेशन क्या है, ये नॉन शॉकेबल है, इसमें कोई शॉक देने की जरूरत नहीं है, डिफिब्रिलेटर इसमें काम नहीं करता। अगर जल्दी से नहीं किया गया इसका ट्रीटमेंट तो कार्डियक डेथ हो सकती है मिनट्स के अंदर। कारण क्या है इसके, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि कोरोनरी इश्चेमिया हो गया, इन द सेटिंग ऑफ एक्यूट कोरोनरी एक्लूजन कैन कॉज पीईए। डायग्नोसिस क्या है, ईसीजी से डायग्नोसिस होगा इसका, और अदर टेस्ट में क्या आ सकता है, एबीजी करवा सकते हैं, इको करवा सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भेज सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले सीपीआर देना होगा, उसके अलावा एपिनेफ्रिन आप दे सकते हैं, जो कि दोनों इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अगर अंडरलाइन कॉज पता है यानी कि डिहाइड्रेशन, तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिस्टोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला हुआ है कि पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कब होती है, 20% तो आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में और 50% इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में, इसलिए हम देखते हैं कि सीपीआर वगैरह हम जो है चलाते हैं। ठीक है, अब ये आगे इसका एक्सप्लेनेशन, अब इस आंसर से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देख लो। फॉलोइंग सीपीआर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इज टू चेक द क्लाइंट फॉर अ पल्स, ऑफन द कार्डियक मॉनिटर में डिस्प्ले नॉर्मल साइनस रिदम। अब चेक करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अब कोई बोल देगी भाई मॉनिटर में तो आ ही रहा है पल्स, लेकिन क्या है, वो जो कार्डियक मॉनिटर है वो गलत तरीके से भी दिखा देता है पल्स को, जब भी कोई पल्स प्रेजेंट भी नहीं है तब भी मॉनिटर में दिख जाएगी, तो इसलिए आपको पहले पल्स चेक करना जरूरी है। यूरिनरी कैथेटर नहीं करवाना, पीईए में शॉक देना नहीं है, तो वो भी हट गया। वंस एयरवेज एस्टेब्लिश द क्लाइंट शुड बी मॉनिटर फॉर अ पल्स रिगार्डलेस वेदर द मॉनिटर डिस्प्लेज एन ऑर्गेनाइज रिदम और नॉट, यानी कि चाहे जो मॉनिटर है उसके अंदर पल्स दिखाई दे रही है चाहे नहीं दिखाई दे रही है, आपको फिर भी हाथ से पल्स चेक करनी है। सोडा बाइकार्ब से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, सोडियम बाइकार्बोनेट कब यूज़ किया जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर यूज़ किया जाता है, वो भी सेट इन नहीं हुआ है, तो इसलिए हम ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं, जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सारे ऑप्शन का मैंने आपको रैशनल बता दिया कि पल्स क्यों चेक करना है। शुरू के ये बीच के दो तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म, एब्डोमिना के जो आयोटा है उसके अंदर एन्यूरिज्म हो गया है। विच ऑब्जर्वेशन बाय द नर्स इंडिकेट नीड फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन, इमीडिएट इंटरवेंशन कब लेते हैं, जब होती है कोई एमरजेंसी। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कंप्लेंट ऑफ अ येलो टिंटेड विजन, येलो टिंटेड विजन हो गया। सडन ऑनसेट ऑफ फ्रॉथी पिंक स्पूटम, पिंक कलर का जो है म्यूकस आ रहा है या स्पूटम आ रहा है। यूरिनरी आउटपुट ऑफ 75 ml पर आवर विद यूरिनरी कैथेटर। कंप्लेंट्स ऑफ सडन सीवियर बैक पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन कौन सी कंडीशन में लेना आपको पड़ेगा, मतलब सबसे पहले एक्शन कौन सी कंडीशन में लेना पड़ेगा। उसका जो विजन है वो येलोइश हो गया, उसको जो स्पूटम आ रहा है वो रेड से कलर का आ रहा है, या कि एक तरीके से मान लो ब्लड ही आ रहा है स्पूटम के अंदर। तीसरा, यूरिन जो आ रहा है वो 75 ml पर आवर से आ रहा है, या फिर अचानक से बैक पेन हो गया एकदम से तेज और उसकी सांस फूल रही है, कौन सी इमरजेंसी जाएगी। अब बेसिक सी बात है कि जब सांस फूल रही है तो वो सबसे इमरजेंसी में चला जाएगा, क्योंकि 75 ml पर आवर क्या है, ये तो नॉर्मल है। फ्रोथी पिंक स्पूटम कब आता है, ये आपके कोई ना कोई, जब आप बोलें कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी, यानी कि लंग से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ रही है, पल्मोनरी एडिमा वगैरह हो गया है, तो आपका पिंक स्पूटम आ सकता है। येलो टिंटेड विजन से रिलेटेड है नहीं, तो आपका क्या जाएगा आंसर, डी। कंप्लेंट्स ऑफ सडन एंड सीवियर बैक पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एक्सप्लेनेशन देख लो इसका।
सडन बैक पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इंडिकेट रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म फट गया है which is an emergency. The nurse should notify the healthcare provider, monitor neurological and vital signs and remain with the client. Yellow tinted vision ये क्या है? ये digitalis toxicity है, जो ड्रग आती है डिजॉक्सिन, जब वो ज़्यादा अमाउंट में ले ली जाती है तो उस टाइम क्या हो जाता है, येलो विजन हो जाता है, ये उसका साइड इफेक्ट है। उसके अलावा भी कई सारे हैं, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह वो सब होते हैं, लेकिन ये भी उसका एक साइड इफेक्ट है। अब डिजॉक्सिन है तो उसका एंटीडोट फिर देते हैं, वो एंटीडोट क्या है, डिजीबाइंड, डिजीबाइंड या डिजीफैब के नाम से भी एक आता है, ये यहाँ पर दिया जाता है। फ्रोथिपिंग स्पूटम इज अ साइन ऑफ पल्मोनरी एडिमा, यूरिनरी आउटपुट ऑफ 75 ml इज अ नॉर्मल आउटपुट। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है। Digibind is digitalis is used to treat congestive heart failure and heart rhythm problems. Digitalis can increase blood flow throughout your body and reduce swelling in hands and ankles. डिजॉक्सिन क्या है, ये एक क्लास ऑफ ड्रग्स है जो डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड्स के अंदर करती है। ये क्या करती है, इंप्रूव द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ हार्ट बीट। इफेक्ट्स पढ़ते हैं ना, आयनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, तो उनमें से आप डिसाइड करना कौन सा है। इंप्रूव द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट और टू कंट्रोल द रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट बीट। दिस लीड टू बेटर ब्लड सर्कुलेशन एंड रिड्यूसेस स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स एंड एंकल्स इन द पेशेंट विद हार्ट प्रॉब्लम्स। सीएचएफ के अंदर और आप क्या कर सकते हैं, डायरेटिक्स वगैरह दे सकते हैं, शायद आगे लिखा हुआ, मैंने देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ये सब यहाँ पे चलता है। अब पल्मोनरी एडिमा की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो फ्रोथी स्पूटम वाला जो उन्होंने लिखा हुआ था उसको भी डिस्कस करना है। पल्मोनरी एडिमा सीरियस कंडीशन है दैट ऑकर व्हेन टू मच फ्लूइड बिल्ड अप इन द लंग्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। इट्स ऑफन कॉज्ड बाय हार्ट प्रॉब्लम्स बट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय अदर कंडीशन सच एज किडनी फेलियर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ट्रेवलिंग टू हाई एलिवेशन, न्यूमोनिया, सर्टेन टॉक्सिन, ट्रोमा टू चेस्ट वॉल। ट्रोमा टू चेस्ट वॉल से भी पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। फ्लूइड कलेक्शन है जो लंग्स के अराउंड स्पेस है उसके अंदर। सिम्टम्स क्या है इसके, कफिंग ऑफ ब्लड और फ्रोथी स्पूटम, तो उसी को इन्होंने क्या बोल दिया, पिंक स्पूटम, पिंक बोल दिया। डिफिकल्टी ब्रीथिंग व्हेन लाइन डाउन, एयर हंगर और ड्राउनिंग, लेटे लेटे ऐसा लगता है कि डूब रहे हैं। ग्रंटिंग, गर्गलिंग और वीजिंग साउंड्स व्हाइल ब्रीथिंग, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्पेशली आफ्टर एक्टिविटी और लाइंग डाउन, एंग्जाइटी, ट्रबल ब्रीथिंग, स्किन कोल्ड, क्लैमी, रैपिड अनइवन हार्ट बीट, पैल्पिटेशन जो इसमें दिखाई दे रही है। पल्मोनरी एडिमा इमरजेंसी, इसमें ट्रीटमेंट में क्या होगा, ऑक्सीजन डिलीवर्ड थ्रू प्रोंग, नेजल प्रोंग लगा दो, वेंटिलेटर लगा दो, मास्क लगा दो, या फिर जो आपको मेडिसिन बताई डिजिटालिस वगैरह वैसी कुछ मेडिकेशन दैट कॉज यू टू यूरिनेट एंड गेट रिड ऑफ फ्लूइड और विच स्ट्रेंथन योर हार्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे मेडिसिन वगैरह लेनी होती है। अब इसके अलावा और देख लेते हैं, ये वही सारी कंडीशन है। पल्मोनरी एडिमा का कॉज क्या है, फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है जब लंग्स के अराउंड, तब ये होता है जबकि जो लंग्स है उसके आसपास का जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो फ्लूइड को रिमूव नहीं कर पा रहा। क्यों हो सकता है ऐसा, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर, हार्ट फेलियर, एरिथमिया या फिर एक्यूट वेल्वुलर डिसऑर्डर के अंदर। ट्रीटमेंट में आपको बताई दिया मैंने, प्रीलोड रिड्यूसर्स जो कि हार्ट पे प्रेशर को कम करेंगे, डायरेटिक्स जो कि यूरिन को बाहर निकाल के प्रेशर को कम करेंगे, आफ्टर लोड रिड्यूसर जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे और प्रेशर को हटाएंगे। एक तरीके से सभी चीज़ें जो है प्रेशर को ही हटा रही हैं। हार्ट मेडिकेशन टू कंट्रोल पल्स, रिड्यूस बीपी एंड रिलीव प्रेशर इन आर्टरीज एंड वेन्स। अब आपको अगर मान लो समझ नहीं आया कि प्री लोड क्या होता है और आफ्टर लोड क्या होता है, तो भी देख लेते हैं। ये देख लो, प्री लोड, आफ्टर लोड। प्रीलोड क्या है, द स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट दैट ऑकर्स विद वेंट्रिकुलर फिलिंग, जब वेंट्रिकल्स फिल होते हैं तब जो स्ट्रेचिंग होती है हार्ट की वो प्रीलोड हो गया। आफ्टर लोड क्या है, द फोर्स द हार्ट हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट टू इजेक्ट द ब्लड, जो हार्ट जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है ब्लड को बाहर निकालने के लिए, उसको बोलते हैं आफ्टर लोड। तो इसमें क्या होती है, फिलिंग और स्ट्रेचिंग होती है, इसके अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड इजेक्शन होता है। अब प्रीलोड बढ़ कब सकता है, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तब। मेडिकेशन डोपामिन से बढ़ सकता है, हार्ट रेट जब धीरे हो गया तब प्रीलोड बढ़ सकता है। डिक्रीज कैसे होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करने से, हार्ट रेट फास्ट करने से और फ्यूरोसिमाइड जैसी मेडिकेशन यानी कि प्लस वगैरह देने से ये कम हो सकता है। आफ्टर लोड का क्या है, आफ्टर लोड बढ़ेगा कब, स्टेनोसिस ऑफ द एर्टिक वॉल्व, हाइपरटेंशन। डिक्रीज कब होगा ये, हाइपोटेंशन में वैसोडाइलेशन और मेडिकेशन लाइक एंटी हाइपरटेंसिव, इसलिए बोल रहे थे ना वेसल्स को डायलेट करते हैं आफ्टर लोड के अंदर। अब यहाँ पे डायग्राम से समझ लो, प्रीलोड क्या है, प्रीलोड देखो इधर से जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल, वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड की वॉल्यूम है यहाँ पे जाने की बात जो यहाँ पे पड़ेगी, ये कब हो जाता है, इंक्रीज हाइपरवॉल्यूमिया, रीअर्जिटेशन ऑफ कार्डियक वाल्व्स, हार्ट फेलियर। आफ्टर लोड क्या है, रेजिस्टेंस लेफ्ट वेंट्रिकल मस्ट ओवरकम टू सर्कुलेट ब्लड, अभी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये वाला, इसको जिस रेजिस्टेंस को मीट करके जो ब्लड को आगे भेजना है उसको बोलते हैं आफ्टर लोड। अगर आफ्टर लोड बढ़ा तो कार्डियक वर्कलोड भी बढ़ेगा, तो इसलिए आफ्टर लोड को भी डिक्रीज करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ के बारे में पता लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉलोइंग एबीजी रिजल्ट 7.32 pH दिखा रहा है,
PaCO2 यानी कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 47 mm/Hg। HCO3 माइनस कितना है 24 मिलीकुलेंट पर लीटर, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 91 mm/Hg। तो अब इसके अंदर आगे देखो क्वेश्चन इतना ही नहीं है, अभी यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन क्या आता है कि ABG निकाल के इसका आंसर बता दो क्या है, मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस एसिडोसिस, वो नहीं बताना। यहाँ पे आपको बताना है कि इसके बाद में कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये डबल क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। ये आपको, इसको मैं रेज कर देता हूँ, आपको मेजरमेंट दे दिए, इसके बाद में आपसे पूछा है ABG के रिजल्ट्स कि कंफ्यूजन आएगा पेशेंट को, नोजिया वोमिटिंग होगा, डीप रैपिड रेस्पिरेशन या फिर हाइपोवेंटिलेशन विद हाइपोक्सिया। तो इसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा। पीएच निकालते हैं, पीएच से पहले ABG का रिजल्ट एनालाइज करते हैं। 7.2 दे रखा है, पीएच आपने पढ़ रखा है कितना होता है 7.35 से 7.45 के बीच में आपका जो है पीएच रहता है। PCO2 कितना है 47 दे रखा है, जो कि कितना होना चाहिए, सॉरी 35 से 45 होना चाहिए ना, 35 से 45। SCO3 माइनस कितना होना चाहिए, कुछ जगह पे 22 से 28 लिखा हुआ, कुछ जगह पे 27 तक भी लिखा हुआ है, एक बार यह लिख देते हैं। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 80 to 100 होना चाहिए। अब देख लो सीधे सीधे 0.32 है तो एसिडोसिस हो गया सीधा, भाई इससे कम पीएच आएगा तो एसिड में, इससे ऊपर जाएगा तो बेसिक में यानी कि एल्कलोसिस में, तो ये एसिडोसिस हो गया। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है या फिर मेटाबॉलिक इंडिकेटर है उसकी वजह से हो रहा है। ये रेस्पिरेटरी इंडिकेटर आ गया आपके पास, ये मेटाबॉलिक इंडिकेटर आ गया। अब ये तो अपने नॉर्मल रेंज के अंदर है, ये बढ़ा हुआ है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इतना समझ में आ गया आपको। ऑक्सीजन तो क्योंकि नॉर्मल रेंज के अंदर है, उससे कुछ लेना देना नहीं है हमें। SCO3 को आपने देखा 24 है, तो यानी कि 22 से 27 उसके रेंज के बीच में है, तो उसका भी कोई रिलेशन नहीं है। CO2 जो है वो बढ़ा हुआ है, 47 बता रखा है, 35 से 45 यहाँ पर हम मानते हैं उसको नॉर्मल, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन की वजह से हो रखा है, क्योंकि CO2 की वजह से है, तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आंसर चला जाएगा। अब आपको आगे क्या करना है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साइंस याद रखने हैं। वो साइंस क्या क्या होते हैं, एक कॉमन साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हाइपोवेंटिलेशन होता है विद हाइपोक्सिया, डिसोरिएंटेशन एंड डिजीनेस। तो ऑप्शन है आपको आपके नीचे क्या दे रखा था, हाइपोवेंटिलेशन विद हाइपोक्सिया। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से और क्या क्या हो सकते हैं, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, लो बीपी, सीजर एंड कोमा, और अदर ऑप्शन जो है वो सारे किसके साइन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साइन है। तो आपको दोनों चीज़ें याद होंगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, बाकी सारे साइंस जो है देखने को मिलेंगे, जैसे कि कन्फ्यूजन, नोजिया वोमिटिंग, डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशंस। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को आपको याद कर लेना है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपके क्लियर हुए होंगे। अब फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई आपका सजेशन हो जो वीडियो बनाने के लिए तो वो मैं कर सकता हूँ ट्राई। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बन रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।